दोस्तों BEET 104 में यूनिट 2 का सवाल है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस करेंट पावर फैक्टर पावर इन RLC सीरीज सर्किट। तो ये सवाल जो है रिसेंट PYQ का है। सिंपली क्या है, RLC आपके जो सीरीज में होते हैं ना सर्किट, उसमें जो इम्पीडेंस होता है ना, इम्पीडेंस जिसको Z से डिनोट करते हैं, उसका ही फॉर्मूला हमें डिराइव करना है और इसके फेजर डायग्राम बनाने हैं RLC सर्किट के। यहाँ पे एक और सवाल आता है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। चलो इसको शुरुआत कर देता हूँ। लेट्स कंसिडर एन AC सर्किट कंटेंस रजिस्टर्स, इंडक्टर और कैपेसिटर इन सीरीज। तो इस तरीके से आप सर्किट बना सकते हो। यहाँ पे एक AC सोर्स लगा है जहाँ से कोई करंट जा रहा है, और रजिस्टर और इंडक्टर और कैपेसिटर, इनके अक्रॉस देखिए वोल्टेजेस क्या है, VR है, इसके अक्रॉस VL और इसके अक्रॉस VC है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो। हेयर द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर R, तो VR की वैल्यू क्या आ जाएगी, IR आ जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर L, तो VL के केस में IXL होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता है, यहाँ पे रिएक्टेंस होता है IXL। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो आप ध्यान में रखना, उसे पता होना चाहिए क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी तो आते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर L क्या हो जाएगा, VL IXL होता है, जहाँ पे XL की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा L, या बराबर होता है 2πfL। ये L, ये इंडक्टर की वैल्यू जिसकी यूनिट हेनरी होती है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, IXC हो जाएगा, जहाँ पे XC की वैल्यू होती है रिएक्टिव, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस कैपेसिटेंस, और रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस, हाँ इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। नाम थोड़े से अजीब लगे मेरे को प्रोनाउंस करने में। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ये, और ये कैपेसिटेंस रिएक्टिव होता है। तो XC का वैल्यू आ गया 1/ωc या 1/2πfc, इस तरीके से हो गया ना। तो सारे वोल्टेज देख लिए ना, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस, कैपेसिटेंस के अक्रॉस। यहाँ पे फेज डायग्राम में अब आपको ध्यान में रखना है। देखिए यही बातें आपको ध्यान में रखनी है कि वी नो द फेज डायग्राम ऑफ RLC सर्किट में क्या होता है। जो आपका रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस R के लिए जो आपका वोल्टेज होता है, वोल्टेज इन फेज इन सीरीज विथ करेंट, यहाँ पे होगा इन फेज विथ करेंट आई। जो रेजिस्टेंस R है उसके लिए जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज इज इन फेज विथ करंट I होता है। और इंडक्टेंस के केस में जो आपका वोल्टेज होता है ना, इज लीड्स द करंट बाई π/2। इंडक्टर के केस में जो आपका वोल्टेज है वो करंट से कितना लीड करेगा, लीड का मतलब कि आगे चलता है, वोल्टेज π/2 आगे चलता है, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इंडक्टर के केस में जो करंट है वो वोल्टेज से लैग कर दिया π/2, ठीक है ना। वर्ड में कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे ध्यान बस इतना ही रखना कि अभी वोल्टेज जो है इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज होता है वो करंट से लीड करता है, आगे चलता है π/2। और कैपेसिटेंस C है, इसके केस में जो वोल्टेज VC है ये लैग करता है करंट से बाई π/2। तो यहाँ से आप डायग्राम बना लेना। देखो डायग्राम क्या है, जिससे इस तरीके से इस डायरेक्शन में आपका करंट है, मैंने रेड कलर के मार्क से करा, ये I है। अब देखिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या है, वोल्टेज VR इज इन फेज विथ करंट। तो वोल्टेज यहाँ से देखो VR है, इन फेज विथ करंट है, इसी के फेज में रहेगा। तो ये आपने बना दिया आपने। ये याद करने पड़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज होती है, आप याद रखना। इंडक्टर के केस में क्या है, इंडक्टेंस L के केस में क्या है, वोल्टेज जो है लीड्स द करंट I/π/2। तो ये करंट है, इससे लीड करता है π/2। तो देखिए इस तरीके से π/2 ये आपके VL आ गए। VL क्या है, लीड कर रहा है, VL का वैल्यू IXL हो गया, बहुत बढ़िया। कैपेसिटेंस C के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जो वोल्टेज है VC ये लैग करता है करंट बाई π/2। तो यहाँ से देखिए जो कैपेसिटेंस के केस में जो VC है, इसी करंट से π/2 नीचे लैग किया। तो इस तरीके से फेजर डायग्राम बन गया। अब हमें जो Z की वैल्यू निकालनी है, तो Z की वैल्यू इस कंडीशन में निकालनी है जहाँ VL ग्रेटर देन VC होता है, ठीक है। तो जब ये कंडीशन आपको लगानी होगी कि VL ग्रेटर देन VC हो, तो ये देखो ये आपका VL की वैल्यू जा रही है ऊपर, ये नीचे आपका VC की वैल्यू जा रही है। मैंने क्या कंडीशन लगाया कि VL ग्रेटर देन VC आ जाए, यानी कि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, तो VL ग्रेटर देन VC हो। तो ये वाली वैल्यू ऊपर है, ये वाली वैल्यू ऊपर है, तो ये ज़्यादा बलवान है, मान के चलिए ज़्यादा शक्तिशाली है ये वाला वोल्टेज, क्योंकि यहाँ से देखिए ग्रेटर देन माना है। तो ये इससे कम है, तो ओवरऑल पूरा इफेक्ट वोल्टेज का ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मान के चलो देखिए इतना लेंथ हमने VL माइनस VC कर सकते हैं, VL माइनस VC कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। और ये क्या है आपका VR का वोल्टेज जो है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है उसका डायरेक्शन है, तो ये VL माइनस VC हो गया। अब VL माइनस VC को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दे, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं ना VL माइनस VC।
तो ये जो आपका ये इसका मैं जूम करके दिखाऊं, किसी एंगल से इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। ट्रायंगल के हिसाब से देखो इनका रिजल्टेंट किसी एंगल से आएगा, तो ये एंगल क्या है, फेज एंगल है। फेज एंगल के हिसाब से देखिए ये वी आर हो जाएगा और ये वी एल माइनस वी सी हो जाएगा। अब ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से आ सकता है वी की वैल्यू। तो देखिए इफ़ वी एल जो है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा मोड़ दूँ, यहाँ पे देखिए वी एल अगर ग्रेटर देन वी सी हो देन इन दिस केस वोल्टेज विल बी वी एल माइनस वी सी अपवर्ड, तो वी एल माइनस वी सी अपवर्ड हो गया। ये कंडीशन ये है, ये कंडीशन लग रहा है तभी इसका फेजर डायग्राम ये बन रहा है। अच्छा एक बार पीवाईक्यू में भी आया था कि ड्रॉ द फेजर डायग्राम इन आरएलसी सर्किट जहाँ पे वी एल ग्रेटर देन वी सी हो और वी एल अगर लेस देन वी सी हो, या मतलब कि वी सी ग्रेटर देन वी एल से हो और वी एल बराबर वी सी हो। तो इसका फेजर डायग्राम आप ड्रॉ कर लोगे, बहुत ही सिंपल है। जब वी एल ग्रेटर देन वी सी है तो ये ऊपर बन रहा है रिजल्टेंट आपका वोल्टेज। इस केस में क्या होगा कि जब वी सी ग्रेटर देन वी एल हो तो ये वाला चीज़ नीचे आ जाएगा और इस केस में ये वी इधर बन जाएगा, ठीक है। और जब वी एल ग्रेटर देन वी सी हो तो ये दोनों एक दूसरे के फेज में आ जाएंगे और ये दोनों वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो बन जाएगी। आप एक बार इंटरनेट पे देख के कर लेना, ठीक है, मैं बस एडिशनल पार्ट बताया। यहाँ पे बस हमें एक ही कंडीशन लेनी है कि जब वी एल ग्रेटर देन वी सी हो तो वी एल माइनस वी सी अपवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सो द सप्लाइड वोल्टेज वी विल बी फेजर सम ऑफ वी एल माइनस वी सी एंड वी आर, इन दोनों का फेजर सम हो जाएगा। ये फेज एंगल है तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये रहा प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ये आएगा वी की वैल्यू। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये देखिए मैंने यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई किया, v का क्या है आई आर हो जाएगा और वी एल के केस में आई एक्स एल हो जाएगा और वी एल के केस में आई एक्स, एक सेकेंड यहाँ पे मैंने वी एल माइनस ये वी सी रहेगा ना, तो वी एल के केस में क्या हो जाएगा, आई एक्स एल हो जाएगा, ठीक है, और वी सी के केस में आई एक्स सी हो जाएगा। तो सारे कैपेसिटेंस रिएक्टिव हो गए, रिएक्टिव कैपेसिटेंस और ये रिएक्टिव इंडक्टेंस और ये रजिस्टर। तो इस तरीके से आई स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया, एक्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर को जो मैंने रूट से बाहर निकाला तो आई बन जाएगा और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने फॉर्मूला एक पढ़ा था v बराबर आई आर होता है, तो इस केस में ये जो वैल्यू है ना इसको हम z मान लेते हैं। तो z बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जिसको इम्पीडेंस बोलते हैं z को। बस यही हमें डिराइव करना था, तो हमने z की वैल्यू निकाल ली ना, सिंपल है, z की वैल्यू निकाल ली ना। तो z बराबर क्या है v अपॉन आई और z की वैल्यू फाइनल ये है, एक्स एल के रिस्पेक्ट में ये निकाल दिया हमने और यहाँ पे देखो आर स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से देखो z की वैल्यू आ गई, ये ध्यान में रखना। अब देखिए फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो फेज एंगल का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। तो जब इनके वैल्यू जब रखोगे एक्स एल के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे देखो वी एल क्या है, आई एक्स एल है, वी सी क्या है, आई एक्स सी है और वी आर क्या है, आई आर है। तो सिंपली देखो आई आई कॉमन होकर के कट जाएंगे तो टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर हो जाएगा। तो फेज एंगल का निकाल लिया हमने। पावर फैक्टर का निकालना हो तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है कोस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। तो जेड की वैल्यू जो हमने निकाली थी वही बस यहाँ पे रख देंगे। और पावर इन वाट, पावर का वैल्यू क्या होता है बी आई कोस फाई या फिर आई स्क्वायर आर होता है। तो यहाँ पे कोस फाई की वैल्यू यहाँ से रख के भी आप पावर के फॉर्मूले निकाल पाओगे। तो इस तरीके से हमने डेरिवेशन देख लिए, सिंपल डेरिवेशन रहा ना आरएलसी सर्किट का। अगर एग्जाम में देता, हालांकि देखो आरएलसी सर्किट में तीन ही कंडीशन बनते हैं। देखो जब वी एल ग्रेटर देन वी सी हो, वी एल और यहाँ पे वी सी ग्रेटर देन वी एल बन जाए, ठीक है, और वी सी इज इक्वल टू वी एल हो जाए। यहाँ से सारी चीज़ें हमने कैंसल आउट करी थी। तो इस सवाल को घुमाकर ऐसे भी पूछ देगा कि एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी हो जाए, चाहे एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल हो जाए, चाहे एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल हो जाए। तो इन तीनों के केस में आप फेजर डायग्राम बना सकोगे। कन्फ्यूजन है तो एक बार गूगल पे देख लेना, इमेजेस आ जाएंगे। और जब यहाँ पे वी एल माइनस वी सी था, जब एक्स एल जब वी एल ग्रेटर देन वी सी हो, तो उस केस में हमने इम्पीडेंस की वैल्यू निकालना आसान था कि नहीं था। अगर दूसरा केस अगर लगाते कि अगर वी सी ग्रेटर देन वी एल हो,
तो यहाँ पे क्या आता, XC माइनस XL हो जाता। अब इस केस में यहाँ पे वैल्यू रख करके फिर से वहाँ पे इम्पीडेंस की वैल्यू यहाँ पर भी अलग आ जाते। अगर वो सारे केस बोले तब एग्जाम में हम डिराइव करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपली था कि इम्पीडेंस की वैल्यू निकालो जो RLC सर्किट में है। तो इस कंडीशन के लिए यहाँ पे XL ग्रेटर देन VC हो, इस कंडीशन के लिए हमने Z की वैल्यू निकाल ली, जो कि ये थी, आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये भी सवाल हमारा हो गया ना, बहुत ही सिंपल सवाल था। बस फेजर डायग्राम ध्यान में रखना। हाँ, फेजर डायग्राम पूछता है, अब या तो डेरिवेशन पूछ दे चाहे फेजर डायग्राम पूछ दे। तो ये फेजर डायग्राम किस तरीके से बना, ये बस 3 आपको बातें याद होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस के केस में जो है वोल्टेज है करंट के फेज में रहता है। इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज है वो लीड करता है करंट से बाई पाई बाई 2 RLC सर्किट में। इसी तरीके से यही फंडा हमने लगा करके डेल्टा का जो डेरिवेशन था डेल्टा कनेक्टेड लोड का, वहाँ पर भी हमने लाइन करंट की वैल्यू निकाली थी। खैर ये वो उस वीडियो में अगर आप देखोगे तो पता चल जाएगा। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन अपकमिंग इम्पोर्टेंट वीडियोज़ में, ठीक है ना। तो बाय बाय।